जो काम जिस दिन हो रहा है उसी दिन उसको परस्यू कर लेना चाहिए। खैर, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक छोटी सी यूनिट है, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन आगे चल के इसका काफी यूज होता है। ऐसे मान लीजिए एबीसीडी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, उसी तरह से रोटेशनल मोशन की एबीसीडी अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक। जो कि फर्स्ट टाइम आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कशन ले रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है आप लोगों को ये अलग तरीके का लगे। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस है। हर क्लास आप करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बीच में क्लास स्किप होगी, अगेन समस्या ही समस्या है, बहुत नॉर्मल सी बात है। आगे बात नहीं आई, ठीक। छोटी सी यूनिट है, चटपट में खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। अगर हम तरीके से करते हैं तो 3 क्लास में इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। 2 क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स वाला एस्पेक्ट खत्म हो जाता है। 5 क्लास मैक्सिमम, वरना तो कई बार 4 क्लास में भी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये बात सब लोगों समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? तो बी कंटिन्यूअस, आपको डेली काम डेली करना है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देखिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी भी बॉडी की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले होते हैं। इन सबको मिलाकर के हम लोग कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। यानी a set of particles or molecules on which we want to some study is termed as system of particles, ठीक है। अगर इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बाहर से अगर मैं कोई एडिशनल फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूं और बॉडी के शेप और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो उसकी शेप चेंज हो रही है ना ही साइज चेंज हो रहा है, तो इस तरह की बॉडी को मैं नाम देता हूं रिजिड बॉडी। कैसी? रिजिड बॉडी। तो हम लोगों को ग्लेजी बॉडीज के बारे में बात नहीं करना। ग्लेजी बॉडी का एक एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो हमारी रबर है, इरेजर, जिससे हम लोग रब करते हैं, साफ करते हैं, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर आप एक कांच का टुकड़ा ले लें, एक डायमंड का टुकड़ा ले लें, इनके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मली ये डिफॉर्म नहीं होते, या तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये डिफॉर्म नहीं होंगे। अल्टीमेटली इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रिजिड बॉडी नाम देंगे, ठीक है। बेटा आप इधर आ जाओ, आज जल्दी तो नहीं है ना आपको, तो हम लोग खड़े हो जाओ, आप इधर आ जाओ, बेटा आप अब खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, आप कौन है? तो रिजिड बॉडी का एस्पेक्ट आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक। जब कोई भी रिजिड बॉडी हमारी मोशन करती है तो उसका मोशन 3 तरीके का हो सकता है। तीनों तरीके के मोशन के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये कोई मेरे पास प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये कोई बॉडी रखी हुई है और बॉडी मेरी आगे बढ़ती है, एक लेवल्ड प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ती है। लेवल्ड भी नहीं है लेकिन प्लेन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आगे बढ़ती है, और हर पार्टिकल या हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम रहती है। हर पार्टिकल या हर वेलोसिटी, हर बॉडी की पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, जैसा अभी तक आप लोग पढ़ के आए हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आपने पढ़ा था v = u + at, s = ut + ½ at² या v² = u² + 2as। इस तरह की इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी थी। फोर्स का एस्पेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था, एक्सेलरेशन a का एस्पेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था। ये सब आप लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था। लॉज ऑफ मोशन आप लोग पढ़ के आए हैं, वर्क पावर एनर्जी आप लोग पढ़ के आए हैं, काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़ के आए हैं। उन सब में हमारा मोशन कैसा था? ट्रांसलेटरी मोशन। ये बस है आगे। अब जरा देखिए, अगर कोई बॉडी मेरी अपनी जगह पर क्या हो रही है? घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो मैं ऐसे कहता हूं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अब देखिए रोटेशनल मोशन में क्या होगा, मान लीजिए इसका सेंटर है, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी, और सेंटर की वेलोसिटी तो आप जानते ही हो 0 होगी। बट या नॉट इट? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए फैन है, अपनी जगह पे फैन की लीव्स घूम रही हैं, ठीक है, या सीलिंग फैन होता है अपनी जगह पे। साइकिल आपकी स्टैंड पे खड़ी हुई है, आपका साइकिल का पहिया घूम रहा है, रोटेशनल मोशन। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की खास बात क्या है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो तो कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी हो सकती है, लेकिन
जो लीनियर वेलोसिटी होगी हर पार्टिकल की वो अलग अलग होगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन नाम देंगे। क्लियर है? अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई आपके पास में बॉल है और वो बॉल जो है रोटेट करते हुए आगे भी बढ़ रही है, रोटेट कर रही है आगे बढ़ रही है, यानी लुढ़कती हुई आगे जा रही है। ठीक, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, तो जब भी हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन की तो हमें निश्चित रूप से ये वाली इक्वेशंस और जो रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस होती हैं दोनों क्लब करनी पड़ेंगी। एनर्जी की बात करेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को क्लब करना होगा। इसके बाद में तीसरा हमारा एस्पेक्ट जो आता है वो आता है प्रीसेशन का। किसका? प्रीसेशन। अब देखिए प्रीसेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है? प्रीसेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है टॉपलिंग ऑफ टॉप। आपने लट्टू कभी अगर घुमाया हो तो लट्टू में क्या होता है, जो इसका बॉटम होता है वो तो एक ही जगह पे रहता है, लेकिन वो इस तरीके से चारों तरफ घूमता रहता है। अपनी जगह पे तो घूमता ही है लेकिन वो ऐसे ऐसे करके भी घूमता है। ठीक, एक्सियल रोटेशन इसका क्या होता है, घूमता है। जस्ट लाइक मैं इसकी बात करता हूँ, ये मान लीजिए लट्टू ही है, अगर ये अपनी जगह पर ऐसे करके घूम रहा है तो ये सिर्फ रोटेशनल मोशन है। ठीक है, लेकिन ये घूमते हुए ऐसे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, तो इसमें दोनों तरह का मोशन हो गया जिसे हम लोग प्रीसेशन के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो नॉर्मली प्रीसेशन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, अभी हम लोगों को डिस्कशन में नहीं लेना, लेकिन हम लोगों को ट्रांसलेशन मोशन की बात करनी थी, वो सब हम कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ रोटेशनल मोशन की बात करेंगे और रोटेशनल मोशन में बेसिकली हमारी जो अर्थ का रोटेशन है वो एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम लोग कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करना चाहें कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए पैरामीटर्स की बात करें। देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब फोर्थ इक्वेशन भी हमारी कुछ इसी तरीके से होगी। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन क्या थी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। क्या था बताएंगे? u प्लस a/2 to n माइनस 1। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में कितना रोटेशन हो गया, थीटा में कितना चेंज हो गया, इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा ओवर 2 to n माइनस 1। अब ये n क्या है? nth सेकंड है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। तो आपको कंपेयर कर लेना चाहिए कि तीनों इक्वेशन रोटेशनल मोशन के लिए ये होती हैं और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये होती हैं। कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे और भी डिस्कस करने वाले हैं। वो पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जस्ट लाइक हम लोग बात करना चाहेंगे किसी भी बॉडी के, किसके लिए? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉडी है, ट्रांसलेटरी मोशन ले रही है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका मैं ये पोजीशन वेक्टर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर, थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहां पहुंच गई, ऐसी स्थिति में इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2। अब यहां थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है आपकी कि भाई ये r हम मेजर कहां से करेंगे? पहले पॉइंट से करेंगे, लास्ट वाले से करेंगे, ऊपर वाले से करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे? तो इसमें लड़ना नहीं है। यहां अभी हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ते हैं? सेंटर ऑफ मास। अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो हम लोगों को जब भी ये ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास के बीच का कॉन्सेप्ट लेना होता है उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ना टॉप लेंगे, ना टॉप लेंगे, ना मिड लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? सेंटर ऑफ मास लेंगे। ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है अभी डिस्कस करना है। ठीक, तो ये हमारे पास R1 R2 का एस्पेक्ट आ गया। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए कोई बॉडी मेरी रोटेशनल मोशन में है, इसके लिए भी अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए ये पोजीशन वेक्टर मेरा सपोज क्या हो गया? R1 हो गया। ये थोड़ी देर बाद मान लो आगे बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R2 हो गया। ठीक है, सब लोगों को पता है कि अगर मैं पोजीशन वेक्टर को यहां पर क्या करता हूं? डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये मिल जाता है वेलोसिटी। एक बार और मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं dv ओवर dt लिखता हूं तो ये हो जाता है क्या? एक्सेलरेशन। सब लोगों को पता है। बिल्कुल इसी के एनालॉगस हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन की,
तो जब कोई बॉडी हमारी रोटेट होती है तो इसमें कहीं ना कहीं एक एंगल का चेंज आता है। किसका चेंज आता है? एंगल का। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की बात करेंगे। अगर हम थीटा को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी तो ये ओमेगा की बात करेंगे, जानते हैं पहले से, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। आर यू गेटिंग नॉट? बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैंने इसको डी ओमेगा ओवर डी टी लिख दिया तो ये फर्दर मेरे को मिल जाएगा क्या? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलता है फोर्स इनटू एमए। लेकिन यार रोटेशनल मोशन की मैं बात करता हूं और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये मिलता है टॉर्क, दैट इज आई अल्फा। अब देखिए यहां हमने मास यूज किया था, यहां पे हम लोग आई यूज कर रहे हैं, तो मास के एनालॉगस ही ये आई कोई एक नया पैरामीटर है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं दोनों मोशन को कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किसके एनालॉगस क्या मिलने वाला है। ठीक, इसके बाद हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क यहाँ जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ वर्क की अगर हम बात करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना? टाउ इनटू डी थीटा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड डी थीटा बोले तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एम डाउट? ये पैरामीटर क्लियर हो गया। अब जरा मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे P इक्वल्स टू mv होता है और यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानेंगे और ये हो गया क्या? I ओमेगा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। आर यू गेटिंग नॉट? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो I यहाँ पे एक नया पैरामीटर है जो वही काम करता है जो मास करता है। मास को हम लोग क्या जानते हैं? इनर्शिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। क्वांटिटी का नया नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो एम्फेसिस होगी इस पूरी यूनिट में इन सारे पैरामीटर्स को आपस में कोरिलेट करने की होगी। उसके लिए हमें कुछ लोग वेरिएबल डेफिनेशन सॉल्व भी करनी होंगी, लेकिन पूरा हमारा काम क्या होगा? इन पैरामीटर्स को आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक करना। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखिए एक बहुत मजेदार सा एस्पेक्ट, अगर मैं dp ओवर dt करता हूँ यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करता हूँ तो ये फोर्स आता है। यहाँ पे भी अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम करता हूँ तो ये टॉर्क आता है। ठीक, तो बिल्कुल एनालॉगस क्वांटिटी है किसके? ट्रांसलेशनल मोशन के। तो इन क्वांटिटीज के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसी तरह से यहाँ एक ट्रांसलेशनल मोशन का एस्पेक्ट ले सकते हो पावर का। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो होता है, बोलो। या आप लोग इसको लिखते हो क्या? F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, याद आ गया होगा। अगर हम लोग यहाँ पावर की बात करते हैं तो पावर हमारा क्या होगा? सिंपली वर्क डन अपॉन टाइम। ये W एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, क्या है? वर्क डन है। मैं इसको W वर्क डन WD लिख देता हूँ। ठीक है, या इसको आप लोग लिख सकते हो क्या? टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क क्या है हमारा? टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, और ये ओमेगा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल एनालॉगस सारे के सारे पैरामीटर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये एक तरीके से ब्रीफ था कि इस यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। अब हम इस यूनिट को शुरू कर रहे हैं, तो जिसको जो लिखना हो यहाँ से लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग यूनिट की शुरुआत करते हैं। हाँ जी बोलिए। आप जो है ना हाइपोथेटिकल बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, आपके स्कूल में बिल्कुल हाइपोथेटिकल नहीं, सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी हम कम से कम वहां पहुंचे तो सही। अभी ना तो हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया, ना आपको रेगुलर बॉडी बताई, ना इरेगुलर बॉडी बताई, तो आप वो क्वेश्चन अभी कैसे डिस्कस कर सकते हैं? 2 मिनट रुकिए, हो सकता है आज की क्लास में हो जाए, अभी कराते हैं। ये सब चीजें जो होती है ये होती है इंडिविजुअल क्लास की। ठीक है, हमारा टॉपिक यहाँ हो जाए, इस टॉपिक के बाद आप डिस्कस कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो बोलिए। यहाँ तक हम लोगों ने चीजों को डिस्क्राइब किया, बेसिकली रिजिड बॉडी को किया, दोनों को कंपेयर करके दिखाया, आपको प्रिसेशन के बारे में बताया, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बताया, रोटेशनल मोशन के बारे में बताया, इवन दैट रोलिंग के बारे में बताया, भाई जिसमें हमारा ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन साथ साथ हो रहा है, उसको हम लोग नया नाम रोलिंग भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये वेरिएबल डेफिनेशंस अभी हमने किया है, इसके बारे में कोई डिस्कशन है तो आप बोलिए।
किसी को नोट करना है? जल्दी से करो। फिर दो हेडिंग डाल लो आप लोग, एक तरफ ट्रांसलेशनल और एक तरफ रोटेशनल, उन पैरामीटर्स को लिख लो। और उसमें हेडिंग डाल सकते हो कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ये हेडिंग आप लोग प्लेस कर सकते हो। जल्दी से नोट करें इसको जो करना है। हो गया बेटा? हो गया? चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का। किसका? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी at which whole of the mass of body supposed to be concentrated. सेंटर ऑफ मास क्या है? किसी भी बॉडी का बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर वो पॉइंट है जिसके ऊपर बॉडी के पूरे मास को क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक होमोजीनियस और रेगुलर बॉडी है। तीन चीजें हैं, होमोजीनियस, रेगुलर और सिमेट्रिक। तीनों में पहले हम लोग अंतर समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों का मतलब क्या है। होमोजीनियस एक ऐसी बॉडी जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल हर जगह पर आइडेंटिकल है, यानी डेंसिटी हर जगह पर कैसी है? सेम है। अंदर से लेके बाहर तक हर जगह पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो हम ऐसी बॉडी को होमोजीनियस बॉडी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में है रेगुलर बॉडी, कहीं से बीच में से कटी पिटी नहीं है। जस्ट लाइक हम लोग बात करें खाना खाने वाली प्लेट की, होमोजीनियस भी है क्योंकि प्लेट की जो डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है हर जगह पर, ठीक। रेगुलर ये है, बीच में कोई छेद नहीं है, ठीक है। तीसरी बात है सिमेट्रिक, कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं, सिमेट्रिक बॉडी, ठीक। हमारा जो सिलेबस कंसर्न है यहाँ पर वो निश्चित रूप से होमोजीनियस भी होंगी बॉडी, रेगुलर भी होंगी और सिमेट्रिक भी होंगी, ऐसी बॉडीज को लेके। अब इनके उल्टा नॉन होमोजीनियस, जस्ट लाइक पिज्जा। पिज्जा आपने लिया, कहीं क्या चीज लगा हुआ है, कहीं टोमेटो लगा हुआ है, कहीं पे मास कम है, कहीं पे मास ज्यादा है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन होमोजीनियस, ठीक। रेगुलर है लेकिन कई बार क्या होता है पिज्जा में भी कहीं एक छोटा सा छेद मिल जाता है, ठीक है, इरेगुलर हो गया। सिमेट्रिक, अगर पिज्जा आइडेंटिकली कैसा है? सर्कुलर है तो वो सिमेट्रिक है। अगर वो भी जैसे नई नई रोटी बनाना कोई सीखता है तो भारत का नक्शा बनता है, दैट इज एसिमेट्रिक। समझ आगे बात? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल क्लियर है तीनों? तो हमारे सिलेबस में यही तीनों चीजें होंगी, होमोजीनियस भी होगा, दूसरा रेगुलर भी होगा, तीसरा, ठीक है। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था अभी
कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच होल ऑफ द मास ऑफ बॉडी, हम मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात नहीं कर रहे। वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है, जानते हैं ना सब लोग। तो मास जो या सेंटर ऑफ मास जो है वो यूनिवर्सल होगा। आप बॉडी को मून पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, उल्टा रखो, तिरछा रखो, टेढ़ा रखो, कैसा भी रखो, सेंटर मास अपनी जगह पे होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। किसमें? होमोजीनियस, रेगुलर और सिमेट्रिक बॉडी में। अगर इरेगुलर बॉडी है, नॉन होमोजीनियस है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है, वो एक बात की बात है, अभी हम लोग वहां पे डिस्कशन नहीं दे रहे हैं। आर यू गेटिंग? कहीं किसी को दिक्कत? चलिए, तो बात थी सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड of a body at which whole of the mass can be supposed to be concentrated। अब यहाँ एक बात समझ में शायद आपको नहीं आई होगी कि हमने आउटसाइड बॉडी क्यों कहा। आउटसाइड बॉडी इसलिए कहा, मान लीजिए मेरे पास ये रिंग है, ये तो थी डिस्क जस्ट लाइक ए प्लेट, तो प्लेट का सेंटर ऑफ मास मैंने डिस्क्राइब किया था। अब अगर मैं रिंग लेता हूँ, जस्ट लाइक चूड़ी की बात करता हूँ, तो उसका सेंटर ऑफ मास ये अंदर है। क्या देख रहे हैं? यहाँ सेंटर पर एक्चुअल में मास का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं ऐसे कहता हूँ आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जबकि यहाँ पे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे था, प्लेट है, डिस्क है, तो डिस्क में हर जगह मास होगा, तो अंदर मैंने यहाँ की बात की। लेकिन जब रिंग की बात की मैंने, चूड़ी की बात की, तो ऐसी स्थिति में एक्चुअल में यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था, बावजूद इसके सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ है। एक बात और समझिएगा, जब हमारी बॉडी होमोजीनियस होगी, रेगुलर होगी, सिमेट्रिक होगी, तो ऐसी स्थिति में बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं ये एक ट्रायंगल ले लेता हूं, तो ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, ये मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं या सेंट्रोइड कहते हैं, तो सेंट्रोइड ही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा, बशर्ते ये होमोजीनियस होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ बेटा बोलो। देखिए सर, होमोजीनियस और रेगुलर में दोनों में बिल्कुल फर्क है। होमोजीनियस में मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और रेगुलर में हम लोग ये कह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां मास है ही नहीं है। नहीं समझे? एग्जांपल बिल्कुल ये ले लीजिए कि आपने सपोज ये प्लेट ली, ठीक है, प्लेट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे एक जैसा है, होमोजीनियस हो गई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस प्लेट में से एक हिस्सा आपने काट दिया, ठीक, तो अब मैं इसको रेगुलर नहीं कहूंगा, या चलिए एक हिस्सा भी नहीं काटा, मैंने यहाँ बीच में एक छोटा सा होल कर दिया, तो मैं इसे रेगुलर नहीं कहूंगा। नहीं, जब रेगुलर नहीं है, यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो मैं इसे होमोजेनियस कैसे कह दूंगा? हाँ, बाकी जगह पे एक जैसा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बॉडी रेगुलर नहीं है, कटी फिटी है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, ठीक है, तो होमोजीनियस या तो मैं ये कहूँ कि ये वाला हिस्सा अलग करके बाकी की बॉडी होमोजीनियस है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये हिस्सा मैं इंक्लूड करता हूँ बॉडी के अंदर, तो फिर मैं इसको होमोजीनियस भी नहीं कह सकता, ठीक। अगर मैं सेट और सबसेट के बारे में बात करता हूँ, तो होमोजीनियस मेरा सेट है और रेगुलर उसका सबसेट है, ठीक है। अब इरेगुलर शेप की बात हम लोग करें, तो इरेगुलर बॉडी कोई भी इस तरह की बॉडी ले सकते हैं जिसमें कोई सरफेस कॉन्वेक्स है, कोई कॉनकेव है, व्हाटएवर सो, ठीक है। तो ये क्या है? रेगुलर नहीं है। कैसी है? इरेगुलर है। इवन दैट इज एसिमेट्रिक भी है, क्योंकि इसमें मेरे को कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा जिसके अक्रॉस मैं दोनों तरफ इसको एक जैसा बांट सकूं। एटलीस्ट एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो मिलना चाहिए। नहीं समझे? ये बात समझ आ गई? मान लीजिए मेरी बॉडी है, तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो मैं इसे सिमेट्रिक बॉडी कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्ची है जो कान में वो पहने हुए है, नहीं कोई भी नहीं है, चलो ठीक है मैं ही पहन लेता हूँ, नहीं वो पॉइंट आउट मत करो। मान लीजिए मैंने कान में बुंदा पहन लिया, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ, तो एक तरफ अगर अलग हो गई बॉडी, दूसरी तरफ अलग हो गई, तो मैं इसको सिमेट्रिक बॉडी नहीं कह सकता। ये बात समझ आ गई? कहीं को दिक्कत? तो हमारे सिलेबस में सारी बॉडीज वही है जो होमोजीनियस भी है, रेगुलर भी है और सिमेट्रिक भी है। कोई स्पेशल केस हमारा आएगा जिसमें इरेगुलरिटी की बात करेंगे, सिमेट्रिक फिर भी होगी। गॉट इट? सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया? सेंटर ऑफ मास की जो खासियत थी वो क्या थी? वो बॉडी के एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हो सकता है, और जहां बॉडी का एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वहां भी हो सकता है, जिसको मैंने इनसाइड और आउटसाइड के नाम से जाना, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ पे लड़ सकता है, क्या लड़ सकता है कि साहब ये वाला पॉइंट होगा आउटसाइड को, ये वाला पॉइंट आउटसाइड होगा ही नहीं क्योंकि ये तो रिंग के अंदर ही आ रहा है,
तो मेरा जो इनसाइड और आउटसाइड कहने का तात्पर्य है वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन से है कि एक्चुअल में जहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है मैं उसको कहता हूं क्या, इनसाइड, और जहां एक्चुअल में मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मैं उसको कहता हूं आउटसाइड। ठीक है, तो रिंग के केस में, चूड़ी के केस में सेंटर ऑफ मास मेरा ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ही लाई करता है, जबकि यहां पर कोई भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यह सपोज है आगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सेंटर ऑफ मास का एस्पेक्ट क्लियर, ओके। अब सेंटर ऑफ मास को निकालने के तरीके, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। और जो बच्चे क्यूरिसिव हैं वो आज ही जाकर के कोई एनसाइक्लोपीडिया उठाएंगे, उसमें होमोजीनियस का मतलब समझेंगे, उसमें रेगुलर का मतलब समझेंगे। देखिए मेरी जितनी जैसी इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल है जिनमें आपको इन वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग मिल जाते हैं। इवन दैट आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल पे भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें जाकर के आप लोग इनके बारे में और ज्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम इतने से चल जाएगा। ठीक, तो जितना चल जाएगा उतना वेरिएबल डेफिनेशन करने की मैंने कोशिश की है। बाकी आप लोग अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो पढ़िए, जितना पढ़ लेंगे उतना आपके फायदे में। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरी कोई 2 पार्टिकल सिस्टम की बॉडी है, 2 पार्टिकल सिस्टम। सपोज एक पार्टिकल मेरा यहाँ लाई कर रहा है और दूसरा पार्टिकल मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये दोनों ही एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे कोई भी एस्पेक्ट नहीं है। ठीक, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, बेशक ये पार्टिकल्स अलग अलग हैं। ठीक, रिजिड बॉडी का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि साहब मैंने ये ले लिया तो इसी को मैं रिजिड बॉडी कहूंगा, कोई जरूरी नहीं है। आपके 2 पार्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं, ये पार्टिकल यहाँ पे सिचुएटेड है, ये पार्टिकल यहाँ पे सिचुएटेड है, बीच में कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद ये रिजिड बॉडी है। अगर मैं कहूंगा कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इवन दैट इसमें 2 पार्टिकल है इसलिए मैं इसको कहता हूं 2 पार्टिकल सिस्टम। क्या कहता हूं? 2 पार्टिकल सिस्टम। मान लीजिए मास मेरा इसका m1 है, इसका m2 है, समझ रहे हैं? ये मैंने सपोज यहां कोई अपना क्या ले लिया, क्या ले लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। इसके लिए मैं पोजीशन वेक्टर कहता हूं r1 और इसके लिए पोजीशन वेक्टर कहता हूं मैं r2। सेंटर ऑफ मास इन्हीं दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, मान लीजिए यहाँ पे लाई करता है, इसको मैं सेंटर ऑफ मास कहता हूँ। इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं कहता हूँ r। नो डाउट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सिंपली यहाँ जो पोजीशन वेक्टर r होगा इसको मैं लिखूंगा m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेता हूं तो दैट इज x इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो m2 x2 प्लस m1 x1 ओवर m1 प्लस m2। क्या था, y था, ठीक है भाई। अगर मैं z कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो m1 z1 प्लस m2 z2 ओवर m1 प्लस m2। तो इस तरह से मैं x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं किसके, सेंटर ऑफ मास के। ठीक, सेंटर ऑफ मास के बारे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमेशा हैवियर मास के नजदीक होगा। मान लीजिए m1 मेरा बड़ा है, m2 छोटा है, तो हमेशा ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, हैवियर मास के नजदीक होगा और लाइटर मास से दूर होगा। ये सेंटर ऑफ मास की कैरेक्टरिस्टिक है। ये बात समझ में आ गई? नो डाउट अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात प्रैक्टिकली करता हूं तो नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि अर्थ के सिनेरियो में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जी लगेगा ही लगेगा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से फ्री कोई स्पेस हमारे पास है ही नहीं अर्थ में। तो हम लोग जब भी निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली मैं सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं इस तरीके से। किसके लिए? 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। वैसे डेफिनेशन बड़ी क्लियर सी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच होल ऑफ द वेट ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। वहां पे मास की बात कर रहे थे, यहां हम लोग वेट की बात करेंगे, बस इतना सा अंतर होगा, ठीक है।
हालांकि इसकी डेफिनेशंस और भी आएंगी, टॉर्क का एस्पेक्ट भी आएगा, लेकिन थोड़ा देर से आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में देना चाहता हूं, इस तरह से दे सकता हूं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में दे सकता हूं, तो इस तरह से दे सकता हूं। एनी डाउट? यहाँ एक बड़े मजेदार से एस्पेक्ट मिलते हैं मुझे। क्या मजेदार से एस्पेक्ट मिलते हैं? अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, किसकी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत सिंपल सी बात है, जब ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? dr ओवर dt लिख सकता हूं। बोलो, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ऐसी स्थिति में सिंपल सा एस्पेक्ट मेरे को मिल जाएगा क्या? m1 dr1 ओवर dt प्लस m2 dr2 ओवर dt। ठीक, अपॉन में क्या आ रहा था? m आ रहा था, m1 प्लस m2 आ रहा था, इसका मतलब होल सिस्टम का मास आ रहा था। तो होल सिस्टम के मास को मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इक्वल्स टू m1 dr1 ओवर dt, m2 dr2 ओवर dt। आल्सो यू मे राइट mv1 प्लस m2 v2। तो ये मेरे को मिल गया मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को फर्दर आप लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। यानी ये जो मास था मैंने जो इधर लिया था, क्यों लिया था इसका रीजन भी बता देता हूँ। जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा था r को, तो मास का डिफरेंशिएशन मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मास मेरी कांस्टेंट क्वांटिटी थी जो मेरी कहाँ जा रही थी? डिनोमिनेटर में जा रही थी। तो मैंने डिफरेंशिएशन करने के लिए उसको पहले यहाँ ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद वापस में वही ले गया, कोई फर्क नहीं। Are you getting not? अब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर का ना करो, इसलिए डिनोमिनेटर को पहले मुझे इधर ले जाना पड़ा। इधर ले जाकर के मैंने क्या कर दिया? अपनी बात कर दी, फिर इसके बाद जरूरत पड़ी फिर वापस ले आया। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग एक एस्पेक्ट और ले सकते हैं, क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपल सा आप इसको लिखेंगे m, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल्स टू dvcm ओवर dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी बात करेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा m1 dv1 ओवर dt प्लस m2 dv2 ओवर dt। आगे लिखेंगे ma1 प्लस m2 a2, ठीक है सर। ये आ गया macm। अगर acm निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, सिंपल सा आप निकाल लेंगे m1 a1 प्लस m2 a2 ओवर m1 प्लस m2। इवन दैट आप यहां की बात करें, इतने की बात करें, तो ये क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सीधे सीधे फोर्स आ गया। बोलो, कहीं को दिक्कत तो नहीं है? तो ये एस्पेक्ट था टू पार्टिकल सिस्टम को लेकर के। टू पार्टिकल सिस्टम का एक नया नाम देते हैं हम लोग बाइनरी सिस्टम। जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है वो बात जानते होंगे कि कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं उसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर दो ही मास है मेरे पास, दो ही पॉइंट है मेरे पास, तो मैं इसको बाइनरी मास सिस्टम या बाइनरी सिस्टम के नाम से जानता हूँ, ठीक है। पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है बाइनरी सिस्टम को लेकर के पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेड फॉर्म है, दो ही मास है, तीसरा मास है ही नहीं, ठीक। तो पहले हम लोग बाइनरी मास सिस्टम को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। ये सारा बाइनरी मास सिस्टम के लिए ही है। एक एग्जांपल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? एग्जांपल। स्पीड ज्यादा तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि थक गए या परेशान हो गए? अगर ऐसी कोई बात हो तुरंत बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा, कुछ दूसरी बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बाइनरी मास सिस्टम की बात कर रहे थे या बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे थे। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल बाइनरी का हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये सन है, ठीक, और सन के चारों तरफ ये चक्कर लगा रही है हमारी क्या? अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है हमारा क्या? मून। बोलो, अब अगर मुझे सन के चारों तरफ अर्थ मून की बात करनी हो, अकेले अर्थ की तो बात कर ही नहीं सकता मैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के साथ मून लगा हुआ है। अकेले मून की भी बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मून के साथ में अर्थ लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे बाइनरी सिस्टम ही कंसीडर करना होगा।
और वो बाइनरी सिस्टम में क्या है, एक अर्थ है एक मून है। समझ आ गई बात? थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिजिड मान लेता हूं, वैसे रिजिड है नहीं, क्यों? क्योंकि अर्थ और मून के जो बीच की डिस्टेंस है वो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूं, रिजिड मान लेता हूं। तब रिजिड मान लेता हूं तो अर्थ और मून के बीच में कहीं ना कहीं इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा। मान लीजिए ये है मेरा इसका सेंटर ऑफ मास। अब जब भी मैं स्टडी करूंगा तो सन के चारों तरफ ना तो अर्थ की बात करूंगा ना तो मून की बात करूंगा, मैं सन के चारों तरफ सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा। आर यू गेटिंग नॉट? अकेले मैं ना मून की बात कर सकता ना अर्थ की कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनी डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा बहुत बड़ा मजेदार सा एस्पेक्ट देखिए यहाँ पे। आपने दीपावली के समय में एक पटाखा लिया और पटाखे में आग लगाई, आग लगा करके फेंक दिया तो इसका जनरली पैराबोलिक पाथ होता है, ये पाथ ट्रेस किया, इसने यहाँ पे आके गिर गया। ये तब की बात है जब पटाखा मिस हो गया, फटा नहीं है। ठीक है साहब? ऐसे तो होता है या कुछ और होता है? ऐसा ही होता है। चलिए अब क्या हुआ साहब, पटाखा अच्छे वाला था, आपने इसमें क्या किया, आग लगाई, ठीक, यहां तक तो ये चला, लेकिन इस जगह पर जाकर के इसके दो फ्रेगमेंट बन गए, फट गया। दो ही बने हैं, बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, एन पार्टिकल सिस्टम बाद में लेंगे। दो ही बने हैं, एक पार्ट अगर इधर गिरता है तो दूसरा पार्ट इधर गिरता है। कभी भी दोनों पार्ट सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, आपने इस चीज को महसूस किया होगा। लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स का या दोनों फ्रेगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी उसी पाथ को ट्रेस करते हुए यहां तक पहुंचेगा। बहुत मजेदार सा एस्पेक्ट। बॉडी टूट गई, दो पार्ट अलग अलग चले गए, लेकिन जो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो उसी पाथ को ट्रेवल करेगा। ये बात समझ आ गई? नहीं कोई दिक्कत? बोलो। दैट इज द एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू बाइनरी सिस्टम। बाकी आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी, कुछ एग्जांपल्स और मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया वाले। ठीक है, आगे बढ़े? ओके। अब इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करने की बात करेंगे। 261 पेज पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, या तो इसको कर लेते हैं या तो वर्कआउट प्रॉब्लम को कर लेते हैं। बोलिए कौन सा कर लें? एक हम यहाँ करेंगे, एक आप लोग घर से करके आएंगे। है जी, वर्कआउट प्रॉब्लम कर लें। चलो वर्कआउट प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन वर्कआउट प्रॉब्लम से पहले हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल में भी 3 मास दे रखे हैं इसने और वर्कआउट प्रॉब्लम में भी 4 मास दे रखे हैं, और हमने पढ़ा है 2 पार्टिकल सिस्टम। तो पहले हम n पार्टिकल सिस्टम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? n पार्टिकल सिस्टम। अब हमारे पास जो बॉडी है उसमें 2 पार्टिकल्स नहीं है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे तो मैंने उसको कह दिया n पार्टिकल सिस्टम। ये बात समझ आ गई? तो सबसे पहले एक n पार्टिकल सिस्टम लेकर के हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या हो सकता है n पार्टिकल्स में। जनरली बॉडी हमारी 3 डायमेंशनल होती है, सब लोग जानते हैं जनरली, लेकिन आपके यहाँ क्वेश्चन जो आते हैं वो 2 डायमेंशनल तक ही आते हैं। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन जनरली आप लोगों के यहाँ डिस्कस नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ 3 डायमेंशनल के बारे में ही डिस्कशन देंगे। मान लीजिए आपके पास में ये कोई बॉडी है, रेगुलर है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मास की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, सपोज यहाँ पे m1 है, यहाँ m2 है, यहाँ पे m3 है, यहाँ पे m4 है, यहाँ पे m5 है, यहाँ m6 है और यहाँ पे mn है। ठीक, बन गई n पार्टिकल सिस्टम बॉडी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां से, इसका पोजीशन वेक्टर r5, इसका पोजीशन वेक्टर r3, इसका rn, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, r6, r1 व्हाटएवर, सबके पोजीशन वेक्टर है। और इसका सेंटर ऑफ मास जो है मैंने लेट कर लिया, सपोज यहां पे है इसका सेंटर ऑफ मास और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r। वेक्टर है
तो सबके ऊपर आपको एरो का साइन लगाना ही लगाना है। अब अगर मुझे पोजीशन वेक्टर r चाहिए तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूंगा क्या, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, ये हो गया साहब आपका n पार्टिकल सिस्टम। कुछ नया नहीं किया हमने, पहले दो को जोड़ रहे थे, दो से ही डिवाइड कर रहे थे। अब जितने मासेस हैं हमारे सबसे हमें डिवाइड करना है, ठीक। कोई सयाना बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, I equals to 1 to n mi ri ओवर क्या लिखोगे, समेशन ऑफ mi, ठीक है, इक्वल्स टू समेशन mi ri, I equals to 1 to n ओवर कैपिटल M, ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आपने ये लगाया तो सब पे आप लोग ये एरो जरूर मार्क कर देंगे। हैव डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए अब यहीं से अगर मैं एक्स वाई जेड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बात करना चाहूँ, ठीक है, तो किसी एक के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए m3 मैंने कंसीडर किया, तो इसके लिए ये तो हो गया y3, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये हो गया x3। ये एतराज, सपोज z एक्सिस भी है, अब z एक्सिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, z एक्सिस भी है तो उसके लिए वैल्यू हो गई क्या, z3। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास ये m6 है, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी ये तो हो गई y6, और ये वैल्यू जो हो गई ये हो गई कितना, x6, और z एक्सिस भी है तो z6। कहीं कोई समस्या तो नहीं। चलिए अगर मैं यहाँ x की बात करता हूँ, अब वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ x y z तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तीनों मिलकर के वेक्टर बनाएंगे, x अलोन वेक्टर नहीं है, ठीक है। x इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 whatever so mn xn over m1 plus m2 plus m3 whatever so up to mn। इसी तरह से y की बात कर सकते हैं, y equals to m1 y1 plus m2 y2 plus बोरिंग काम mn yn over m1 plus m2 plus whatever so, ठीक है। समेशन की फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मे बी रिटन एज समेशन i equals to 1 to n mi, और ये हो गया क्या, xi ओवर कैपिटल M, ठीक है। तो अगर n पार्टिकल सिस्टम है, अब n पार्टिकल सिस्टम में भी क्या होगा, जैसे आपको 3 4 5 पार्टिकल मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं आप उनको ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है, बॉडी मस्ट बी रिजिड। बॉडी कैसी होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एडिशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स बने रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखिए बहुत ही मजेदार सा एस्पेक्ट, जब ये मेरे पास मासेस सारे के सारे अलग अलग हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, तो मैं समेशन का साइन यूज करता हूँ। अगर ये मास सारे के सारे आइडेंटिकल हो जाए, जैसा कि हम लोगों ने होमोजीनियस बॉडी में लिया था, बोलो, होमोजीनियस बॉडी में जैसा हम लोगों ने लिया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। कैसे ब्रेकअप करेंगे समझिए, ये तो होगा m, ठीक, या dm लिख देते हैं, छोटा मास dm, मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ xi ओवर, अगेन बात हम लोग करेंगे तो क्या, m, बोलो। अब अगर देखो तो ये तो कैंसिल आउट हो गए भाई, समेशन ऑफ m के बराबर ही होगा। समेशन ऑफ m का मतलब क्या है कि जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको जोड़ दिया तो वो तो कैपिटल M के बराबर ही हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर होमोजीनियस बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी है और रेगुलर बॉडी है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ मास भी होगा। इसका मतलब ये हो गया।
क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग आगे की बात एक और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है तो मान लीजिए ये जो M4 मास है ये मैंने काट के अलग निकाल दिया है। पहले तो अटैच हो रहा था, अब डिटैच कर दिया। ठीक, तो जिस मास को डिटैच किया है, हटाया है, तो ऑब्वियसली बॉडी अब मेरी रेगुलर नहीं रही, इरेगुलर बन गई। ठीक, उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जिस मास को डिटैच किया है, जिसे हटाया है, बस सिंपल सा उसी के आगे माइनस का साइन लगा दो, M4R4। यहां पे भी माइनस का M4, क्योंकि आपने M4 को हटाया है। आगे भी बात करोगे तो माइनस का M4X4, यहां पे बात करोगे, यहां पे भी माइनस का M4, यहां बात करोगे अगेन माइनस का M4Y4, यहां भी माइनस का M4। तो जिस मास को भी आपने हटाया है या जितने मासों को हटाया है यानी डिटैच किया है, डिटैच किया तो एक माइनस का साइन डालो, और वो ऊपर भी माइनस डालना है, नीचे भी माइनस डालना है। आर यू गेटिंग इट? तो ये डिटैचिंग ऑफ मास का केस हो गया, बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने बड़े प्यार से आपके लिए एक होमोजीनियस पराठा बनाया, ठीक है? अब आप आए मजे मजे में, वो पराठा लिया और आपने उसकी पुंगी बनाई और बीच में से थोड़ा सा काट के खा लिया। डिटैचिंग ऑफ मास क्या हुआ? पुंगी नहीं जानते? मैं बताता हूँ। जनरली होता है क्या है, पराठा जब अच्छा बनता है और जल्दी में खाना होता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं, ठीक है? और रोल करके उसको कहीं से भी खा लेते हैं। ठीक, जनरली ऐसा होता है जब दो भाई बहन छोटे बड़े होते हैं, तो अगर लगता है छोटे वाले को बड़ा ना खा ले, तो उसको सबसे पहले कहीं से भी खा के क्या कहेगा, मैंने झूठा कर दिया। नहीं होता है ऐसा? होता है। तो दैट इज द केस ऑफ डिटैचिंग। चलो कोई बात नहीं, दूसरा केस ले लेते हैं। आपने पिज्जा बनाया, ठीक है? पिज्जा का जो बेस था वो कैसा था? रेगुलर था, सिमेट्रिक था, होमोजीनियस था। अब आपने उसको बेक करने के लिए उसके ऊपर चीज डाली या टमाटर का पीस डाला, हेटेरोजीनियस बन गया? बोलो, नॉन होमोजीनियस बन गया? बन गया साहब, पिज्जा आपका बन गया, बेक होके बाहर आ गया, ठीक है? जो बना हुआ पिज्जा है, बेक्ड पिज्जा है, उसका अपना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। अब आपने क्या किया, उसमें से टमाटर उठाया ऊपर से और खा लिया। डिटैचिंग ऑफ मास, बोलो। तो जब भी डिटैचिंग ऑफ मास का केस हो, जब भी मास को हटाने की बात हो, ठीक, आपके जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा मजेदार सा आता है। क्या क्वेश्चन आता है? मान लीजिए आपके पास में ये कोई सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस 2r है। आपके इसमें दे रखा होगा मैंने क्वेश्चन, रेडियस कितना है? 2r है, और आपने सरकमफ्रेंस को टच करते हुए r रेडियस का क्या किया, एक डिस्क इसमें से काटा और बाहर निकाल दिया। नया सेंटर ऑफ मास बताओ। डिटैचिंग ऑफ केस, डिटैचिंग ऑफ मास का केस। कई बार क्या होता है, उल्टा होता है। आपने 2r रेडियस का कोई डिस्क ले लिया, ठीक है, और एक r रेडियस का सेम डिस्क इसके ऊपर चिपका दिया, तो अटैचिंग ऑफ मास का केस हो गया। अटैचिंग में आप लोगों को सिंपली प्लस के वाले साइन आपने यूज करने हैं, और डिटैचिंग में आपको क्या करना है? पता नहीं कौन सा मास निकाला है, कितना मास, रेडियस कितना मास है, तो वो माइनस का साइन कैसे यूज करेंगे? देखिए सर, कितना निकाला है, हमने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ होमोजीनियस बॉडी है, तो हम लोग किसी भी बॉडी की डेंसिटी निकालेंगे और जितना एरिया हमने या वॉल्यूम उसमें से निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मास हमने हटाया या लगाया है वो हमें पता लग जाएगा। एब्सोल्युटली सर, ठीक है। और दूसरी बात, हम कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डालने के बजाय यहाँ से क्वेश्चंस को करें, कहीं से भी क्वेश्चंस को करें, उसमें कोई केस आपको अटैचिंग या डिटैचिंग का आता है और समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पुट करो, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जो है वो एग्जांपल में भी नहीं लेते हम लोग। जनरली क्या करते हैं, पिज्जा ले लिया, पराठा ले लिया, डिस्क ले ली, इसी तरह के केसेस लेकर के बात करते हैं। गॉट इट सर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सेंटर ऑफ मास का एस्पेक्ट क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए यहाँ तक सब कुछ बड़ा आसान सा लगा होगा। जब इस क्वेश्चन के बारे में सुना होगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल सा लगा होगा, यार क्या करेंगे, कैसे करेंगे,
ऐसा लगा होगा ना। अभी जब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और इजीली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट प्रॉब्लम ले लेते हैं। आप वर्कआउट प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, ठीक है, वर्कआउट प्रॉब्लम ले लेते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम पढ़नी है आपको, सॉल्यूशन नहीं पढ़ना। कर लिया, बहुत अच्छी बात। आगे पीछे दूसरा क्वेश्चन कर लो। जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ इस चीज को देखेंगे। Six particles are placed at a different points of a square as shown in figure. As all of you know, square is a regular as well as symmetric body. अगर masses हर जगह पर सेम रखे हैं तो होमोजीनियस भी हो गई, और अगर हर वर्टेक्स पे या अलग अलग मास रखे हैं तो हिटोजीनियस हो गई। यहाँ पे मास जो रखे हैं वो m ये रखा है, m ये रखा है, m ये रखा है, m ये रखा है, 2m यहाँ सेंटर पे रखा है, 2m यहाँ सेंटर पे रखा है। ये बात समझ आ गई। अब इसका सेंटर ऑफ मास हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एक सेंटर ऑफ मास हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सर एक मिनट रुकिए तो सही, आने तो दीजिए, 2 मिनट रुकिए तो जल्दी होगा, अभी बताते हैं। एक आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, समझ, ठीक है। देखिए, जब तक मेरे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, जब तक मैंने किसी पॉइंट को ओरिजिन नहीं माना, तब तक मैं इसका सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकता। समझ आ गई बात। तो ज्यादातर केसेस में हम लोग इसी क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, ज्यादातर केस। तो मैं यहाँ दोनों ही तरीके से इसको डिस्कस करूंगा। पहले हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे, तब इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। फिर हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन ना मान के अपना ओरिजिन कहीं बाहर मानेंगे और सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट। अगर मैं इसको 0 0 कहता हूं तो मेरा x एक्सिस ये हो गया और y एक्सिस ये हो गया। अब चूंकि ये बॉडी मेरी 2 डायमेंशनल है तो मुझे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 डायमेंशनल ही मानना है, 3 डायमेंशनल मानने का कोई फायदा नहीं। बोलो, अगर ये मेरे पास स्क्वायर ना होकर के क्यूब होता तो मैं 3 डायमेंशनल मानता। बोलो, स्क्वायर है इसका मतलब 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है तो मुझे 2 डायमेंशनल ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चूज करना है। ओके, अब जरा देखते हैं हम लोग, पहले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखते हैं। ये साइड कर रखी है उसने पूरी a, ये साइड कर रखी है उसने पूरी a। ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए क्या, a/2 and 0, यानी x एक्सिस में वैल्यू a/2 और y एक्सिस में वैल्यू 0। यहाँ पे हो गया a 0। अब अगर किसी ने 9th या 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे देते हैं। गलती अगर कहीं भी किसी भी स्टेप पे होगी तो आंसर गलत आएगा, आंसर गलत आएगा तो कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा, लूज होगा, गायब होगा, अल्टीमेटली पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो सारी कहानी खत्म है, सबको पता है। क्योंकि मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को, पढ़ाना तो आपको स्वयं ही है, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग नॉट? तो जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है वो 9th की बुक लेंगे, वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा देख लेंगे, और जिन्होंने पढ़ रखी है वो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बात करें हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a a। अगर मैं कोई गलती करता हूं तुरंत बताएंगे। इसकी बात करते हैं तो ये हो गया मेरे पास a/2 and a। इसकी बात करते हैं तो ये हो गया मेरे पास में क्या, 0 and a। हैव यू डाउट? कहीं कोई समस्या नहीं है? अब यहां हम लोग बात करेंगे x की। सिंपल सा एस्पेक्ट है, कोई भी एक सीक्वेंस फॉलो कर लूंगा, जैसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस फॉलो की थी, मान लो यही सीक्वेंस फॉलो कर लूंगा। अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करूंगा तो उसका नुकसान क्या होगा, हो सकता है किसी मास को भूल जाऊं, तो मुझे भूलना नहीं है, हर मास को कंसीडरेशन में लेना है। अगर मैं यहाँ इसको ओरिजिन मान रहा हूं तो सबसे पहले मेरा पार्ट होगा क्या, 0 × m, या इसको उल्टा लिख लो m × 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 है, सबको पता है, तो ये मेरे को इंक्लूड करना है अपने फॉर्मूले में।
m इंटू, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस 2m इंटू a/2 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a प्लस a/2 इंटू 2m प्लस 0 इंटू m, या m इंटू 0, जानबूझ के मैंने उल्टा सीधा लिखा है, अपॉन m प्लस 2m प्लस m प्लस m प्लस 2m प्लस m। x की वैल्यू आ गई, ये गया, ये गया, ये इससे गया और ये इससे गया, कितना बचा? ma 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 ma, that is 4ma over 1 2 3 4 5 6 7 8, 8m exactly you may go for 1/2 8। x की वैल्यू आपकी ये आ गई, आगे साहब बिल्कुल इस तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, y के लिए m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस 2m इंटू, हाँ चाहिए होगा, चलो साहब 2m इंटू a प्लस y एक्सिस की बात की है बेटा हमने, y एक्सिस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a है, कोऑर्डिनेट लिखे भी हैं a/2 एंड a, ठीक। कोऑर्डिनेट ना लिखते तब तो एक बार को गलती हो सकती थी, लेकिन पहले जब कोऑर्डिनेट लिख के बता दिए तो अब गलती होने की संभावना ना के बराबर, ठीक। और आप लोगों को कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए, स्पीड बढ़ाइए लेकिन शॉर्टकट मत मारिए। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे तो आपकी एक्यूरेसी आएगी, और जब आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी फिर आप शॉर्टकट मारना शुरू कर दीजिए, समझ रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे ने 9 से 8 से 7 से ही शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया, स्टेप्स को गोल करना शुरू कर दिया, तो उसकी एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। एक्यूरेसी लाने के लिए हमें पहले सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। सीबीएसई हमेशा यही कहता है कि स्टेप फॉलो करो, सीबीएसई कभी नहीं कहता शॉर्टकट मारो। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं शॉर्टकट मार के निकाल सकते हो आंसर, समझ रहे हो। लेकिन एक्यूरेसी नहीं आएगी जब तक कि हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। खैर, बात यहाँ पे करें, नीचे की बात करें तो नीचे तो वही 8m आना है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही सब कुछ लिखना है। अब जरा देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ma 2ma और ma 4ma ओवर 8m, अगेन a/2। y की वैल्यू भी ये है और x की वैल्यू भी ये है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू a/2 a/2। इट्स बाई चांस यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। कैलकुलेशन चेक कर ले, आपकी है, मेरी नहीं है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर ठीक है, आंसर इसमें भी a/2 और a/2 दे रखा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उसको हम लोग यहां नहीं ले रहे, ठीक। कहां ले रहे हैं? बाहर ले रहे हैं। ये है मेरा 0 0, ठीक है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं कहता हूं सपोज x और इसको कहता हूं सपोज y। यानी इसको ओरिजिन लेने पर अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y हो गए। नहीं समझे? बोलो समझ। अब जरा देखो इन कोऑर्डिनेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरा x प्लस a/2, बोलो, और ये हो जाएगा y। बताओ, इसकी बात करो, इस वाले पॉइंट की इसकी बात करोगे तो x प्लस a y, बोलो। इस पॉइंट की बात करो x प्लस a
ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए ऐसे ही इसकी बात करोगे, x प्लस a बाई 2 व्हाटएवर। अब ये जो वैल्यूज हैं, x के लिए x वाली वैल्यू डालोगे, y के लिए वैल्यू डालोगे। तो देखिए सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकाल रहे हो वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहां चूज कर रहे हो। ठीक, नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, जब शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात होती है तो आप इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास था उसी को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हो। नहीं समझे? समझाए थे उस क्वेश्चन को, बाद में और एलोबरेट करेंगे, पहले ये देख लीजिए। ये आपके पास में कोई डिस्क है, होमोजेनियस डिस्क है, रेगुलर डिस्क है, सिमेट्रिक डिस्क है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो गया, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब आपने क्या किया, आपने सिंपल सा इसमें से ये वाला पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, डिटैच कर दिया, चलो ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो नया सिस्टम बना उसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना, तो निश्चित सी बात है ये तो रहेगा नहीं, लेकिन मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको चूज कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लेता हूं। नया सेंटर ऑफ मास जो इसका आएगा तो सपोज यहां कहीं आएगा, ठीक। पुराने सेंटर ऑफ मास से इस डिस्टेंस को मैं मान लीजिए x लेट कर लेता हूं। नहीं समझे? बोलो, अरे बोलो। बस तो कहानी खत्म। वही हम लोगों ने कहा था कि भैया पुराना जो सेंटर ऑफ मास है मैंने उसी को ओरिजिन लेट कर लिया, उसके रेस्पेक्ट में नए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो बाकी आपके पास ऑप्शन तो बहुत थे, यहाँ पे 0 0 मानते। अब देखो पहले वाला जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए या नहीं हो गए? तो आपको बाहर जनरली ओरिजिन नहीं मानना होता। जो शिफ्टिंग वाले केस होते हैं उसमें जो हमारा ओरिजिनल या पहले वाला सेंटर ऑफ मास था उसी को हम लोग ओरिजिन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ एक छोटा सा काम और करके दिखाते हैं। क्या मैं इसके सेंटर को ओरिजिन मान लेता हूं, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। बोलो, जब इसको मैंने क्या मान लिया था, ओरिजिन मान लिया इसके सेंटर को, तो अब हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। नीले वाले पेन से लिख रहे हैं हम लोग, ये वाली चीज कितनी हो गई, a/2 माइनस a/2 माइनस a/2। बोलो, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए तो a/2 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने, a/2 एंड a/2। बोलो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे तो कितना हो गया, 0 एंड a/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए कौन से वाले के, इसके, यहाँ है ना मास, तो ये कितना हो गया, माइनस a/2 एंड a/2। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात ध्यान रखना, अगर एक भी माइनस साइन कहीं गड़बड़ हो गया, प्लस का साइन गड़बड़ हो गया तो सारी कहानी वहीं गड़बड़ है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आपको नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो आपको सबसे पहले अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करना है कि मैं सेंटर ऑफ मास निकाल कहां से रहा हूं। उसके बाद आपको हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने हैं, और कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के बाद जो सबसे आसान फॉर्मूला है वो आपको पुट करना है। कोई मास छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी सीक्वेंसिंग करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंसिंग आप लोग करते हैं। कोई भी एक जगह से शुरुआत करें और एंटी क्लॉकवाइज उसी जगह तक पहुंच जाए, सारे मास अपने आप से इंक्लूड हो जाएंगे। जो हटा रखा है उसको माइनस साइन दे दो, जो लगा रखा है उसको प्लस का साइन दे दो। अब ये कहने सुनने में बड़ी आसान सी और बढ़िया सी बात लगी है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, वो आप घर से ट्राई करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्व क्वेश्चंस ही इसके लगा लेंगे आप लोग। एग्जांपल नंबर 3 लगाएंगे पेज नंबर 262 पे। एग्जांपल नंबर 5 लगा सकते हैं 265 पे।
जब हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया तो सेंटर ऑफ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, नहीं है ठीक? हाँ हाँ, बढ़िया रहना चाहिए, अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 281। मैं समझता हूँ 3-4 क्वेश्चन हो गए, ज्यादा तो नहीं हुए। बस ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को घर से लगा के आने हैं। इसमें मैंने डिटैचिंग का भी केस दे दिया 32 और अटैचिंग के केसेस भी दे दिए। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन आप लोग नहीं देखेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के उसको लगाना है। गलत होगा घबराना नहीं है, हम यहाँ सही कराएंगे। ठीक, एडवांस वाले बच्चे रुके रहेंगे, बाकी लोग आराम से जा सकते हैं।